माय यूट्यूब चैनल श्री सेठ क्लासेस। हम एक इको में चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, प्रोवाइडेड अगर वो समझ में आए तो। अदरवाइज ये टॉपिक आप पेपर में 100% क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और पेपर में आप सही अटेम्प्ट करें इसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है टॉपिक में। टॉपिक है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह के मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। दो तरह के मेजर जो कौन कौन से हैं? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का बात करती है। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उसमें आता है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू की अगर बात करें तो चेंज इन टैक्सेस, राइट जी। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, इसमें भी दो पार्ट थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे इसके 3 पॉइंट थे, बैंक रेट एंड रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में कितने थे? इसमें भी 3 थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये टोटल में तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है, दोनों के लिए। अब हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ जाए, क्या आ जाए? एक्सेस डिमांड। ये एक्सेस डिमांड के लिए है। एक्सेस डिमांड का अगर मैं सिंबल बनाऊं, व्हेन AD इज ग्रेटर देन इज, ये होगा एक्सेस डिमांड का सिंबल। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है। अब वो एक्सेस डिमांड से क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप आता है, हमने पढ़ा था, महंगाई होती है। उस महंगाई को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहे तो वो दो तरीके से कर सकती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू या फिर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चे चेंज कर सकती है या फिर अपने टैक्सेस को बदल सकती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में ये काम होता है। अब अगर मैं बात करूं एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे चेंज क्या करेगी? बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर अपने खर्चे बढ़ा दिए इसका मतलब डिमांड और बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट अपना क्या करती है? इसमें हमने कल हेडिंग पढ़ी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बात समझ आई? और अगर हम बात करें टैक्सेस वाले पॉइंट की, तो गवर्नमेंट टैक्सेस क्या करेगी? टैक्सेस बढ़ाते ही क्या होता है? प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे वो एक्स्ट्रा डिमांड मार्केट में कंट्रोल हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस, राइट? कोई प्रॉब्लम? अब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है हमने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जब गवर्नमेंट डिमांड को कंट्रोल करे थ्रू मनी सप्लाई, थ्रू मनी सप्लाई के थ्रू जब कंट्रोल करे तो उसे मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। अब मनी सप्लाई के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट थ्रू आरबीआई, क्योंकि मनी की सप्लाई किसके हाथ में है पूरे देश में? आरबीआई के हाथ में। वो क्या करेंगे? अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, वो मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथों में? सारी दे दी आरबीआई। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी दी, और वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई मार्केट में अगर एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है उसे कंट्रोल करता है। हम पढ़ रहे हैं अभी एक्सेस डिमांड के लिए।
अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है और मनी सप्लाई के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव मेजर में मैंने क्या बताया था कि जब गवर्नमेंट या आरबीआई किस चीज से कंट्रोल कर रही है, थ्रू वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, थ्रू वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्यों, क्वांटिटेटिव है ना, तो क्वांटिटी मींस वॉल्यूम, किसी भी चीज की वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम होगी यहाँ पे, मनी सप्लाई की, कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है। अब आप खुद सोच के बताएं बेटा, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, क्या है एक्सेस डिमांड, तो मनी की सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ाएगी या कम करेगी, कम करेगी। क्यों, क्योंकि पहले ही लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो मनी की सप्लाई कम करवा दो, जिससे उनके पास पैसा नहीं होगा, तो जो एक्सेस डिमांड आ रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ध्यान से सोचेंगे। तीन तरीके हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने का, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व। अब बात करते हैं हम बैंक रेट और रेपो रेट की। रेपो रेट या बैंक रेट क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे, मैंने पहले वैसे बताया हुआ है आप सबको। जब एक कमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, जो रूटीन में देखते हैं हम, ये सेंट्रल बैंक से लोन ले, एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से अगर लोन ले रहा है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट, और रेपो रेट दोनों उसी को बोलते हैं। पर अगर वो लोन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाएगा बैंक रेट। लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो क्या बोलेंगे उसे, बैंक रेट, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया, रेपो रेट। समझ आई बात। अगर एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है लॉन्ग टर्म की जरूरतों के लिए, किसके लिए, लॉन्ग टर्म की जरूरतों के लिए, तो उस पे जो इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। और अगर एक कमर्शियल बैंक एक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है अपनी शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डेली एक्टिविटीज के लिए, तो उस पे जो इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। आपने अभी कहा कि सर अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ रही है तो सप्लाई कम करनी है, तो सप्लाई कम करना चाहते हैं आप, इसके आप खुद सोचे, इसके लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट या बैंक रेट, यानी कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये रेपो रेट या बैंक रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, जिससे कि हर कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है उसे लोन महंगे रेट पे मिले। अब कमर्शियल बैंक को अगर महंगा मिला तो आगे वो पब्लिक को महंगा देगा, और पब्लिक के पास अगर लोन महंगा रेट पे जा रहा है तो बोरोवर विल बी डिस्करेज, वो डिस्करेज हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे टू टेक द लोन्स, हेंस द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड। तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। समझ आ गई बात। दोनों में चाहे बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, सेम एग्जांपल आपका फिट होता है, सेम सिचुएशन फिट होती है। एक बार हम पढ़ते हैं, इन्होंने दो हेडिंग बना दी, डिक्रीज इन बैंक रेट और दूसरा डिक्रीज इन रेपो रेट। एक मिनट बेटा, इंक्रीज इन बैंक रेट, मेरा पेज चेंज हो गया था उसमें, इंक्रीज इन बैंक रेट और इंक्रीज इन रेपो रेट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, बैंक रेट, पहले मीनिंग बताएंगे। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। मीनिंग आ गया बैंक रेट का मतलब। एक बार रेपो रेट का भी मतलब पढ़ लो पहले। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, मीनिंग हो गया। अब आपसे आते हैं बैंक रेट में क्या लिखा है। अभी बताया ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द बैंक रेट, सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा देगा, विच रेजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इससे क्या होगा, सेंट्रल बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा कमर्शियल बैंक के लिए। इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट। उनके ऊपर फोर्स आ गई, जबरदस्ती हो गई कि उन्हें अपना
लेंडिंग रेट बढ़ाना है, विच डिस्करेजेस द बोरोवर फ्रॉम टेकिंग लोन्स। इससे क्या होगा, बोरोवर डिस्करेज हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा फ्रॉम टेकिंग लोन। इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। और आपको हेल्प करेगा किस चीज में, जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल करना। क्लियर हो गई बात? सेम कॉपी पेस्ट आपका रेपो रेट के लिए आएगा। क्या आएगा रेपो रेट के लिए, एक बार सोचते हैं। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड central bank will increase the repo rate because it will give commercial bank a loan at increased rate। अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखें, इससे क्या होगा, commercial bank will borrow money from central bank at a increased rate। It will force the commercial bank to lend money at a higher rate। वो आगे lend करेंगे at a higher rate, which discourages the borrower from taking loan। Borrower discourage होगा from taking loan and hence the situation of excess demand can be controlled। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए सब बच्चों को? ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेटा, जब सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है या खरीदता है, दोनों चीजें अलावा है। ध्यान से देखें, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, मैं लिख रहा हूं आरबीआई, ठीक है, सेल भी करता है, परचेज भी करता है। सेल परचेज क्या, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी यानी शेयर की परचेज सेल के लिए हमें ब्रोकर चाहिए, और वो ब्रोकर बैंक होता है। वो ब्रोकर कौन होता है हमेशा? बैंक। और हमारी गवर्नमेंट का बैंकर कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक। हर गवर्नमेंट अपना अकाउंट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास खुलवा सकती है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है, ये सिक्योरिटीज की परचेज सेल करवाता है। किससे? दूसरे कमर्शियल बैंक से और पब्लिक से। हम लिख लेते हैं किससे? कमर्शियल बैंक से लिख लेते हैं। यानी कि कमर्शियल बैंक को ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचता भी है और खरीदता भी है। क्लियर? अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, मार्केट में क्या है? एक्सेस डिमांड। तो आप बताएं, ये आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी उन्हें बेचेगा या उनसे वापसी खरीदेगा? बेचेगा। खरीदेगा। एक कह रहा है खरीदेगा, एक कह रहा है बेचे। सोचते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। एक बार सोचते हैं, आप कह रहे हैं आरबीआई सर बेचेगा, ठीक है, बेच देते हैं। हमने बेचा, आरबीआई के हिसाब से सोचना, बेचा तो पैसे आएंगे, यानी कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा कम, तो आगे वो लोन कम बांटेगा, मनी सप्लाई कम हो गई तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि सेल करना चाहिए। आपने कहा सर खरीदेगा, सोचो खरीद लिया तो पैसा देना पड़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो एक्सेस डिमांड और ज्यादा एक्सेस हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब खरीदेगा नहीं, क्या करेगा? बेचेगा। समझ आ गई बात? जिसका जो भी पॉइंट था, जो सही था वो उसे पता लग गया, जो गलत था उसे भी रीजन समझ आया। तो यहाँ पे परचेज नहीं होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज आएगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ब्रैकेट सेल ऑफ सिक्योरिटीज। मीनिंग पढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल परचेज करता है ओपन मार्केट में, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ड्यूरिंग इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कह रहे हैं इससे मनी सप्लाई में फर्क आता है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, सेंट्रल बैंक ऑफर्स द सिक्योरिटी फॉर सेल, वो सिक्योरिटीज को बेचेगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कह रहे सेल करने से कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज का रिजर्व कम हो जाएगा। कौन से बैंक्स का? कमर्शियल बैंक। सेल करने से किसके पास पैसा कम हो जाएगा? कमर्शियल बैंक, क्योंकि पैसा इनसे ले लेंगे। समझ रहे बात को? वहां पे कंफ्यूज मत होना। सेल ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इट एडवर्सली अफेक्ट द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। कह रहे हैं इससे क्या होगा, बैंक की जो एबिलिटी है उधार देने की वो रिड्यूस हो जाएगी, उसके पास पैसा बचेगा नहीं क्रेडिट देने के लिए, एंड डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा आ रही थी
वो कंट्रोल हो जाएगी। इज इट ओके? नेक्स्ट लास्ट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ध्यान से समझेंगे बेटा, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में हमारे दो पॉइंट है, एक है CRR, एक है SLR। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। अच्छा, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए है ये पॉइंट जो है। CRR और SLR के बारे में हम समझ रहे हैं। हमें सबको पता है, हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हर कमर्शियल बैंक को अपने पास आए हुए डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व रखना पड़ता है। हर कमर्शियल बैंक को अपने पास आए हुए डिपॉजिट का कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। वो रिजर्व कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करता है। आपने मनी क्रेडिट के टॉपिक में पढ़ा, क्रेडिट क्रिएशन के, सॉरी मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के टॉपिक में पढ़ा है कि हर बैंक के पास जितना डिपॉजिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज उसे रिजर्व रखना पड़ता है। अब जो रिजर्व रखना है बेटा, रिजर्व दो तरह के रखने होते हैं। वहां पे डिटेल नहीं थी, यहां डिटेल है। हमें रिजर्व दो तरह के रखने होते हैं। एक रिजर्व हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है और एक रिजर्व हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना है। यानी दो तरह के रिजर्व होते हैं। एक रिजर्व को बोलते हैं CRR और एक को बोलते हैं SLR। ठीक है, अब ध्यान से इस बात को समझेंगे। मैंने क्या कहा? हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना होता है। हर कमर्शियल बैंक को क्या रखना होता है बेटा? रिजर्व। किस चीज का रिजर्व? ध्यान से समझेंगे। रिजर्व रखते हैं वो अपने NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको आप डिपॉजिट बोल रहे थे ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। याद करो वरना दिक्कत हो जाएगी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखो, रिजर्व रखना है तो किसी चीज का परसेंटेज रखना होगा ना। मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास जितना पैसा डिपॉजिट में आया उसका 10% सेंट्रल बैंक के पास रखें, उसका 5% अपने पास रखें। किसका 10 किसका 5? NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। भाई रिजर्व में RBI आपको क्या बताने वाला है? इतने परसेंट अपने पास रखे, इतना परसेंट मेरे पास रखे। किसका परसेंटेज निकालेंगे? वो परसेंटेज होगा NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, इसका फिक्स परसेंटेज हमें अपने पास भी रखना होता है। इसका क्या परसेंटेज? इसका कुछ परसेंटेज और इसका कुछ परसेंटेज। जो किसके पास है उसे क्या बोलते हैं? सोचेंगे बेटा, अगर कोई इंसान अपने पास पैसा रख रहा है और कुछ पैसा वो कहीं पे जमा करा रहा है, आप खुद सोच के बताएंगे। आपने जो प्रॉफिट कमाया उसके दो हिस्से करे, तीन हिस्से करे। एक तो प्रॉफिट में अपने पास रखूंगा, एक प्रॉफिट में कहीं जमा कराऊंगा और बाकी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उसे छोड़ दो। आपने दो तरह से प्रॉफिट सेव किया, रिजर्व रखा, एक अपने पास और एक किसी बैंक में जमा करा दिया। आपके लिए सबसे ज्यादा लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सके, जो इमीडिएटली मतलब अभी जरूरत, 1 सेकंड बाद पैसा आ गया। ये कौन सा पैसा होगा? जो आपके अपने पास है, जो आपने कहीं जमा करा रखा है, जो आपके अपने पास है। यानी कि जो पैसा आप अपने पास रखते हैं उसे सबसे ज्यादा लिक्विड मानते हैं। अब लिक्विड किसके नाम में आ रहा है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि ये वो रेशियो है, ये वो रिजर्व है जो हर कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, और ये वो रिजर्व है जो हर कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास रखता है। तो ये हो गया फिर सेंट्रल बैंक और ये देमसेल्फ या इटसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं एक बार। द कमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन लीगल रिजर्व। कह रहे हर सेंट्रल बैंक ने ऑब्लाइज किया हुआ है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन लीगल रिजर्व एंड इंक्रीज इन द रिजर्व will directly reduce the
अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। कह रहे अगर ये रिजर्व बढ़ते हैं, आप सोचें अगर दोनों का रिजर्व का परसेंटेज बैंक बढ़ा रहा है, इसका मतलब लोन ज्यादा जाएगा कम जाएगा? कम जाएगा। कैसे सोचना, पहले 1 लाख का डिपॉजिट आया, उसमें से रिजर्व 10% रखते थे, 5 अपने पास 5 सेंट्रल बैंक के पास। उन्होंने कहा रिजर्व की रेशियो आज से हो गई 20%, 10 अपने पास 10 उसके पास, तो लोन कितना दे पाएंगे? 80 का। पहले रिजर्व लोन कितना दे पाएंगे? 90 का। तो रिजर्व बढ़ते ही लोन कम जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। समझ आया? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है सेकंड लाइन से, इंक्रीज इन सच रिजर्व इज अ डायरेक्ट मेथड टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बांटने अगर कम करना सीधा रिजर्व बढ़ा दो। देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ लीगल रिजर्व, नंबर 1 सीआरआर, नंबर 2 एसएलआर। सीआरआर का मतलब पढ़ते हैं, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। और उसका क्या लिखा है, it refers to the minimum percentage of net demand and time liability which commercial banks are required to maintain with themselves। समझ आ गई बात? मीनिंग क्लियर? नीचे देखो, to correct the situation of excess demand, the central bank increases CRR and SLR, full stop. It reduces the amount of effective cash resource of the commercial bank। इससे क्या होगा, रिजर्व ज्यादा बनाने से उनके पास पैसा कम हो जाएगा and they limits their credit creating power। इससे वो क्रेडिट यानी उधार नहीं बांट पाएंगे। It ultimately helps in reducing the credit availability in the market। इससे मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।